वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 8 मैथ्स का 4th चैप्टर और इस चैप्टर की एक वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। तो पिछली वीडियो में हमने डिडक्शन 1 डिस्कस किया था, जहां हमको ये पता चला था कि रेक्टेंगल की जो डायगोनल्स हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है। अब हम डिस्कस करेंगे डिडक्शन 2, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू डायगोनल्स। अब दो जो डायगोनल्स हैं वो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को कट करेंगे तो कहां पर कट करेंगे, ये हम पता लगाएंगे। यानी रेक्टेंगल का एक डायगोनल हमारा जैसे ये AC हो गया और दूसरा BD हो गया, तो AC और BD एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहां पर जैसे देख सकते हो जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट O है, तो ये O पॉइंट होगा कहां। अगर मान लो ये AC यहां पर इंटरसेक्ट करेगा तो O पॉइंट इधर आ जाएगा। अगर ये AC यहां कहीं से जा रहा होता तो O पॉइंट इधर आ जाता। इसी तरीके से अगर ये जो BD वाला डायगोनल है इसको हम इधर शिफ्ट कर दें तो O पॉइंट इधर आ जाएगा, इधर शिफ्ट कर दे तो O पॉइंट इधर हो जाएगा। तो अगर डायगोनल्स को हम मूव कराएंगे तो O वाला पॉइंट मूव होगा, और अगर O वाला पॉइंट मूव होगा तो O की A, B, C, D इन सबसे जो डिस्टेंस है वो चेंज होती रहेगी। तो वो प्रॉपर रिलेशन हमको पता चल जाए कि O से इन सारे पॉइंट्स की जो डिस्टेंस है वो क्या है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। कहने का मतलब ये है, थोड़ा सा और बताता हूँ अच्छे से। जैसे एक डायगोनल हमारा ये है BD, दूसरा डायगोनल हमने ये बना दिया, ये है AC, जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है वो है पॉइंट O। अगर इस AC वाली लाइन को जो कि डायगोनल है उसको हम इधर कर दें, इधर ले आ दें, तो उस केस में रेक्टेंगल हमारा नहीं बनेगा। देखने से लग रहा है अगर ऐसे कनेक्ट कर दो तो ये कहाँ रेक्टेंगल बन रहा है। मतलब O वाला जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये डिसाइड करने में कि रेक्टेंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। अच्छा, अभी इतना ध्यान दो कि हमने AC वाली लाइन को मूव करा दिया, इधर पहुंचा दिया। अब O वाला पॉइंट भी सरक के इधर पहुंच आएगा। अब ये बताओ कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि पहले जो डिस्टेंस थी O से B वाली वो ये थी, अब क्या हो गई, क्योंकि O पॉइंट हमने इधर पहुंचा दिया, AC को ऊपर कर दिया तो O वाला पॉइंट भी खिसक के ऊपर चला गया। तो अब OB की डिस्टेंस क्या हो गई, ये हो गई। इसी तरीके से OD की डिस्टेंस जो पहले इतनी थी, OD की लेंथ इतनी थी, अब क्या हो गया, O ऊपर पहुंच गया तो अब OD की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो गई, इतनी हो गई। तो आपने देखा AC वाले डायगोनल को हमने ऊपर कर दिया, यानी उसकी पोजीशन चेंज कर दी, ऊपर कर दो या नीचे कर दो तो OB और OD की वैल्यू चेंज हो गई। ऊपर की तरफ मूव किया तो OB छोटा हो गया, OD बड़ा हो गया। इसी तरीके से अगर BD वाला जो डायगोनल है, इस वाले डायगोनल की बात कर रहे हैं, उसको हम इधर मूव करा दें या इधर मूव करा दें तो O पॉइंट सरक के इधर कहीं आ जाएगा या इधर कहीं चला जाएगा, तो उस केस में OA और OC की जो लेंथ है वो चेंज हो जाएगी। तो ओवरऑल आपको ये आइडिया लग रहा होगा कि ये जो O पॉइंट है ये कहां पर आएगा, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर O पॉइंट मूव करेगा तो O से जो A की, B की, C की, D की डिस्टेंस है वो बदलेगी। तो O का अगर इन चारों पॉइंट के साथ रिलेशन पता चल जाए तो अपना काम बन जाए। यानी OA, OB, OC, OD इनकी वैल्यूज क्या होगी, इनका आपस में क्या रिलेशन होगा। तो एक मोटा मोटा ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। अभी इसको हम पढ़ेंगे ना आगे तो और अच्छे से आपको बात समझ में आएगी। दिस कैन ऑल्सो बी फाउंड यूजिंग कॉन्ग्रुएंस। तो जैसे डिडक्शन 1 हमने किया था वैसे इस वाली डिडक्शन को भी हम कॉन्ग्रुएंस का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंस वी नीड टू नो द रिलेशनशिप बिटवीन OA एंड OC, तो हमको OA और OC के बीच में रिलेशन बताना है, OB और OD के बीच में रिलेशन बताना है। मैंने बताया ना आपको, ये एक डायगोनल मूव कराओगे तो दूसरे डायगोनल पे जो लेंथ बननी है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। AC को हमने मूव कराया तो OD और OB का जो रिलेशन है वो चेंज हो गया, यानी इनकी वैल्यूज चेंज हो गई। तो रेक्टेंगल बनने के लिए इनके बीच में क्या रिलेशन होगा। इसी तरह दूसरे वाले डायगोनल में जो OA और OC बनना है इनका क्या रिलेशन होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। विच टू ट्राइंगल्स ऑफ द रेक्टेंगल ABCD शुड वी कंसीडर। तो कॉन्ग्रुएंसी से हम इसको फाइंड आउट करेंगे, लेकिन कौन से दो ट्राइंगल हम लें। देखो यहाँ पर हम अपोजिट ट्राइंगल्स को कंसीडर करेंगे। जैसे आपने ये वाला ट्राइंगल उठा लिया तो ये वाला ले लो, या अगर आप ये वाला ले रहे हो तो इसका अपोजिट ये वाला ले लो, क्योंकि ये दो जो ट्राइंगल्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अभी इसको हम प्रूव करेंगे, ये हमको करके दिखाना है, लेकिन आप ये मालूम होना चाहिए तभी आप काम कर पाओगे। वरना आपने ये ट्राइंगल और ये उठा लिया, देखने ही से आपको लग रहा होगा कि ये इसका शेप अलग है, इसका शेप अलग है। वहीं ये वाला देख लो, इसका जो शेप है और इसका जो शेप है वो आपको सेम देखने से ही लग रहा होगा। ये वाला और इसके अपोजिट ये वाला सेम लग रहा होगा। तो यहां से भी आइडिया लग सकता है कि भैया कौन से दो ट्राइंगल्स हम लें जिनके बीच में प्रूव करें कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो जैसे यहाँ पर आपकी बुक के अंदर ये वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल उठा लिया है, तो हम भी इसी को लेके चलते हैं। देखो सारी चीजें मैं डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि देखो ये होता है आप इसको याद कर लो। मेरी कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको समझ में आ जाए और याद करने वाला, रट्टा मारने वाला चीजें कम से कम हो। कुछ चीजें तो आपको याद रखनी पड़ेंगी, लेकिन कोशिश है कि वो कम से कम हो। नहीं तो जैसा आपको बुक में लिखा अगर मैं वही एक्सप्लेन कर दूं तो फिर मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। वो तो आप खुद ही देख के पढ़ सकते हो, जो चीजें लिखी याद कर लो। मेरा काम है चीजों को और आसान बनाना, तो थोड़ा टाइम लग सकता है, वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन एक एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये हो रहा है, ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, यही चीज हम क्यों कंसीडर कर रहे हैं, यही वाला एंगल क्यों ले रहे हैं, यही लेंथ क्यों ले रहे हैं। आपने एक चीज पढ़ी होगी, देखो यहाँ पर जो जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा है वो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, तो वहां सही से नहीं पढ़ा या वो चीजें भूल गए
तो दिक्कत आएगी, थोड़ा चीज़ें प्रोसेस करने में आपको टाइम लगेगा। हालांकि मैं बताऊंगा, लेकिन फिर आप वो सोचोगे हाँ ऐसा होता है क्या होता है। जैसे एक लाइन हमारी ये है, दूसरी लाइन हमने ये बना दी, तो यहाँ पर ये जो एंगल है और इसके ठीक अपोजिट वाला एंगल, अपोजिट इसके कौन सा एंगल होगा भाई, ये वाला जो एंगल है इसके बगल वाला एंगल है बिल्कुल। इसी तरह ये वाला जो एंगल है ये भी इसके बगल वाला एंगल है, तो इसको नहीं लेना। इसके अपोजिट कौन सा होगा, ये वाला एंगल होगा कि नहीं। तो ये एंगल और इसके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये वाला एंगल, ये आपस में इक्वल होगा। इसी तरह से ये वाला जो एंगल है और इसके वर्टिकली अपोजिट ये वाला जो एंगल है ये आपस में इक्वल होगा। तो अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, वहां पर जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो यहाँ जो हमारे रेक्टेंगल के अंदर डायगोनल है, जैसे ये BD वाला और AC वाला, ये भी तो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, एक्स जैसा शेप बनना है कि नहीं। तो ये वाला जो एंगल होगा और इधर वाला जो एंगल होगा ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए इक्वल होंगे। तो हमको कॉन्ग्रुएंट फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमको एंगल्स और साइड को इक्वल करना पड़ेगा कि कौन कौन से एंगल इक्वल आ रहे हैं, कौन से साइड इक्वल आ रहे हैं। कई सारी कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन आपने पढ़ी होगी, वही यूज करेंगे। उनमें से जो भी हमारा अप्लाई हो जाए वो हम कर देंगे। तो भैया एक एंगल तो हमारा इक्वल आ गया, यानी एक ट्रायंगल हमने ये वाला कंसीडर किया और एक ट्रायंगल ये ले लिया। तो इन दोनों ट्रायंगल में ये दो एंगल तो इक्वल आ गए, तो एक एंगल इक्वल आ गया। दूसरी चीज क्या, आप देखो ये जो BA है और CD है ये रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स हैं जो कि इक्वल लेंथ के होते हैं। ये कंडीशन आपने पढ़ी है। तो यहां से हमको एक साइड भी इक्वल मिल गया कि पिंक वाला और ग्रीन वाले ट्रायंगल में जो साइड AB है और साइड CD है ये इक्वल लेंथ के हैं। तो एक एंगल इक्वल मिल गया और एक साइड इक्वल मिल गया। ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होने के लिए एक कंडीशन ये होती है कि एंगल एंगल साइड, यानी दो एंगल इक्वल हो जाए और उन दो एंगल के बीच वाला साइड नहीं, उसके अलावा कोई साइड लो, वो इक्वल हो जाए, तो अपना काम बन जाएगा। यानी तब हम कह सकते हैं कि दोनों जो ट्रायंगल्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट है। तो एक एंगल हमारा ये हो गया, एक एंगल आप चाहे ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो, दोनों में से कोई सा भी कंसीडर कर सकते हो। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही ऊपरी वाला लेना है नीचे वाला नहीं लेना है। लेकिन जैसा आपके बुक में दिया है कोशिश कर रहा हूं मैं वैसा ही करा दूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि दोनों ही ले सकते हो। तो वहां से अलग तरीके से रिलेशन बनेगा, और जो कि आपके बुक में दिया नहीं है तो मैं उससे करा दूंगा, तो आप कहोगे कि बुक में ऐसे दिया हुआ है, फिर आपको खुद से देखना होगा तो दिक्कत आएगी। इसीलिए मैं बुक को ही फॉलो कर रहा हूं, लेकिन साथ ही साथ आपको बता रहा हूं कि हाँ एक एंगल इक्वल आ गया, बचे दो एंगल में से कोई सा भी उठा लो। तो चलो एक एंगल हम ये वाला ले लेते हैं। अब दूसरे ट्रायंगल में कौन सा वाला एंगल लें, यानी अगर एक एंगल और इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, कंडीशन हमारी लग जाएगी एंगल एंगल साइड वाली। लेकिन दूसरे वाले ट्रायंगल जो ग्रीन वाला ट्रायंगल उसका कौन सा एंगल हम ले, ये वाला एंगल लें या ये वाला लें, किसके इक्वल आएगा। एक चीज आपने ट्रांसवर्सल वाले केस में पढ़ी होगी, मतलब चलो बता ही देता हूं कि जैसे मान लो दो पैरेलल लाइंस हैं, उसको एक लाइन ऐसे कट करते हुए जा रही है, तो ये कट करने वाली लाइन को हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। अब यहां पर इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में जो एंगल्स बनेंगे, जैसे ये वाला ये एंगल और ये एंगल, इनको इंटीरियर एंगल्स कहेंगे। तो एक कंडीशन होती है कि अगर लाइन पैरेलल हो और उनको एक ट्रांसवर्सल कट करके जा रहा हो तो वो इंटीरियर एंगल जो अपोजिट साइड्स में वो इक्वल लेंथ के होंगे। यानी ये वाला जो एंगल है और इसके अपोजिट साइड इधर वाला ये वाला एंगल ये आपस में इक्वल होगा। इसी तरीके से ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है ये आपस में इक्वल होगा। यहां पर अगर आप देख पा रहे हो, चलो ये इसमें दिखा देता हूं कि ये एक हमारी BA वाली लाइन है और ये CD वाली लाइन है, ये आपस में पैरेलल है, और ये एक लाइन जो जा रही है ट्रांसवर्सल की तरह वर्क करेगी। तो अब मेरे को ये बताओ कि ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा कि नहीं। बिल्कुल वैसे ही कंडीशन मैंने आपको बना के दिखाई। ये रेड वाला अगर हटा दूं तो देखो ये ऊपर ये ब्लू वाला और ये इधर वाला, तो ये वाला जो एंगल ये वाला एंगल ये आपस में इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पर हम प्रूव करके दिखाएंगे, तो इसका मतलब इन दो एंगल्स को हम ले सकते हैं कि ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, लेकिन हमको शो करना पड़ेगा कि क्यों इक्वल है। तो प्रीवियस नॉलेज का हमने यूज करके ये आइडिया लगा लिया कि भैया एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होगा। अब हमारा काम सिर्फ इतना बचा कि इसको इक्वल दिखा दो। तो हम क्या करेंगे, पिंक वाले ट्रायंगल में ये एंगल ले लेंगे और ग्रीन वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल ले लेंगे। इसको हमने एंगल 1 नाम दे दिया, इसको एंगल 2 नाम दे दिया। तो यहाँ जो लिखा है नीचे थोड़ा देख लेते हैं, द ब्लू एंगल्स आर इक्वल सिंस दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो मैंने आपको बता दिया इन ऑर्डर टू शो कॉन्ग्रुएंस कंसीडर एंगल 1 एंड एंगल 2। ये भी मैंने आपको बता दिया कि अगर हमको कॉन्ग्रुएंस शो करना है तो एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल शो करना पड़ेगा। आर दे इक्वल, अब क्वेश्चन ये क्या ये इक्वल है ये हमको दिखाना पड़ेगा। अच्छा, इस एंगल 1 की बात कर लेते हैं कि पहले ये फाइंड आउट करें कि एंगल 1 है क्या। तो ये हमारा एंगल 1 है। अब ये इतने को अगर हम एंगल 3 मान लें और ये यहाँ से यहाँ तक पूरा जो कॉर्नर पे एंगल है ये एंगल B है, मतलब ऐसे C से B लाइन आई, B से A लाइन आई, तो ये वाला तो 90 डिग्री होता है। रेक्टेंगल के कॉर्नर्स पे 90 डिग्री एंगल बनता है कि नहीं, तो इसको एंगल B हम मान सकते हैं, यानी एंगल B 90 डिग्री है। तो एंगल B है 90 डिग्री, एक बात तो हम ये कह सकते हैं। दूसरा, ये एंगल B इक्वल है एंगल 1 प्लस एंगल 3 के। तो यहाँ पर एंगल 1 का एक रिलेशन हमको पता चल गया। अब अगर आप देखो तो ये हमारा, चलो नीचे आते हैं, यहाँ पर हमको साफ साफ दिया है,
हाँ, तो ये रिलेशन मैंने आपको बताया कि एंगल बी 90 डिग्री है और एंगल 3 प्लस 1 ये 90 डिग्री है। तो ये हमारा एंगल 3 है, ये हमने ड्रॉ किया। ये एंगल 2 है। अब देखो 1 और 3 का रिलेशन तो पता है कि 1 और 3 को ऐड करेंगे तो हमारा 90 डिग्री बनेगा। अब अगर 3 और 2 का रिलेशन पता चल जाए तो क्योंकि 3 और 1 का रिलेशन हमको पता है तो 1 और 2 का रिलेशन हम स्टैब्लिश कर लेंगे। भाई 2 नंबर का बंदा है, उसकी पहचान है 3 नंबर के बंदे से, और 3 नंबर की पहचान है 1 वाले बंदे से। तो 1 और 2 की जान पहचान है, 3 और 1 की जान पहचान है, तो ये 3 1 और 2 की जान पहचान करा देगा कि नहीं। यही काम यहाँ पर करेंगे हम कि पहले 3 और 2 का रिलेशन डेवलप कर लें। तो एक ट्राइंगल कंसीडर करो जिसके अंदर 3 और 2 दोनों हो। तो 3 और 2 का क्या रिलेशन है ये पता चल जाएगा। फिर वहां से 3 और 1 का जो रिलेशन है यूज करके 1 और 2 का रिलेशन निकाल लेंगे। तो ऐसा ट्राइंगल जिसमें एंगल 3 भी आ रहा हो 2 भी आ रहा हो वो हमको यही ट्राइंगल मिलेगा, ये वाला। इसके अंदर एंगल 3 भी आ रहा है, एंगल 2 भी आ रहा है और इधर कॉर्नर पे एंगल सी भी आ रहा है। इन ट्राइंगल बी सी डी सिंस अब ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी एक एंगल तो एंगल 3 है, दूसरा एंगल 2 है और तीसरा सी पे जो 90 डिग्री बनना है इसका सम होगा 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास क्या रिलेशन आ गया, 90 डिग्री उधर जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो एंगल 3 प्लस एंगल 2 ये हो गया 90 डिग्री। तो दो रिलेशन हमारे पास आ गए, एक तो एंगल 3 और एंगल 1 का सम 90 डिग्री, एंगल 3 और एंगल 2 का जो सम है वो 90 डिग्री। अब इस वाले रिलेशन से एंगल 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 डिग्री माइनस एंगल 3, और यहाँ वाले रिलेशन से एंगल 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 डिग्री माइनस एंगल 3। तो दोनों की वैल्यू तो सेम आ गई, 90 डिग्री माइनस एंगल 3। तो यहाँ से हमने प्रूव कर लिया कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। यही बात देखो यहाँ लिखी। सो एंगल 1 इक्वल एंगल 2 जो कि इक्वल है किसके, 90 डिग्री माइनस एंगल 3 के। दस बाई द एंगल साइड कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD। तो ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल COD के। अच्छा, यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, ये जो लेटर्स यहाँ पर लिखे हैं इनका ऑर्डर बड़ा मैटर करता है। आपने बता दिया कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो जानते हो वहाँ से क्या आइडिया लगेगा। इसका मतलब एंगल A और एंगल C इक्वल है, एंगल O और एंगल O इक्वल है, एंगल B और एंगल D इक्वल है। तो जो एंगल्स आपस में इक्वल हैं उसी ऑर्डर में हम लिखेंगे। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे हम पता करेंगे। ये पहले वाले ही रेक्टेंगल की तरफ हम आते हैं। यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये जो एंगल है एंगल 1 और ये जो एंगल है एंगल 2 ये इक्वल है। तो यहाँ पर दोनों ट्राइंगल्स को मैं अलग से ड्रॉ करता हूँ। ये A है, ये B है, ये O है, और दूसरा वाला ट्राइंगल हमारा ये है। इसका ये पॉइंट O है, ये D है और ये C है। हमने क्या निकाला कि ये जो एंगल B है और ये एंगल D है ये आपस में इक्वल है। एंगल B इक्वल एंगल D। अब इस ट्राइंगल के हिसाब से बात कर रहे हैं। और ये है एंगल O और ये भी एंगल O है, तो ये तो इक्वल हो गई। तो एंगल O इक्वल एंगल O। अब दो एंगल इक्वल आ गया और एक साइड इक्वल आ गया, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो बचा हुआ जो एंगल है वो भी आपस में इक्वल होगा। इसका मतलब ये जो एंगल A है और एंगल C है ये इक्वल होगा। तो एंगल A इक्वल टू एंगल C। अब यहाँ से हमको ये पता चल गया कौन सा एंगल किसके इक्वल है। तो अब कॉन्ग्रुएंसी का जो रिलेशन हम बनाएंगे कि हाँ ये ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो वहाँ पर जो नाम रखेंगे वो उसी ऑर्डर में होगा जो एंगल्स आपस में इक्वल है। यानी अगर आपको ये BOA वाला जो ट्राइंगल है आपने B पहले लिखा, तो दूसरे वाले ट्राइंगल के अंदर B के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है, यानी कौन सा इक्वल है, D है ना। तो दूसरे वाले ट्राइंगल में आपको D पहले लिखना पड़ेगा। फिर आपने O लिख दिया तो इधर O लिख दो। फिर आपने इधर A लिखा तो A के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है, कौन सा इक्वल आ रहा है, C, तो आप ये C लिखोगे। यानी आप ये बताओगे ट्राइंगल BOA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC। या आपने ऐसा कहा कि चलो हम A पहले लिखेंगे, तो लो जी A आप पहले लिख दो, लेकिन दूसरे वाले ट्राइंगल में फिर A के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, C, उसको आपको लिखना पड़ेगा। यानी इधर आपने कहा ट्राइंगल ये A, तो A के कॉरस्पॉन्डिंग ये C है। फिर आपने कहा कि B, तो B के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है, D, तो D लिख दिया। फिर O, तो O ऐसे लिख लो। या आपने कहा कि नहीं हम A को पहले लिखेंगे, हाँ तो चलो इधर भी आप C को पहले लिख लो, क्योंकि A और C कॉरस्पॉन्डिंग है, A और C इक्वल आ रहे हैं, और O और O इक्वल है तो O इधर लगा दिया, O इधर लगा दिया। फिर इधर B है तो B के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है, D, तो B इधर लास्ट में आ रहा तो इधर भी D लास्ट में आएगा। जो जिस प्लेस पे है उसी प्लेस पे हम अरेंज करेंगे। इसमें बहुत गलती होती है। 3 अल्फ़ाबेट मिला के ट्राइंगल बना दिया। जो ट्राइंगल है वो देखने से लगे कि हाँ कौन सा एंगल किसके कॉरस्पॉन्डिंग है। आपने दो ट्राइंगल का नाम लिखा और बीच में कॉरस्पॉन्डेंस का साइन लगा दिया। अब वहां से देख के आइडिया लग जाएगा कौन सा आपस में इक्वल एंगल है। तो ऑर्डर मैटर करता है। तो जैसे आपने यही लिखा ट्राइंगल AOB ट्राइंगल COD, तो देख के ही बताया जा सकता है कि जो एंगल A है और C है इक्वल है, O और O इक्वल है, B और D इक्वल है। ठीक है, तो ये तो एक बात हो गई। लेकिन हमको तो ये पता करना था कि OA और OC के बीच में क्या रिलेशन है, इसी तरह से OB और OD के बीच में क्या रिलेशन है।
यानी इस ट्राइंगल के साइड्स को कंसीडर करेंगे हम, वो भी कौन वाले साइड, जो कि डायगोनल का पार्ट है। तो अब ये कैसे निकाले, उसका भी बड़ा आसान तरीका है। यहाँ पर हमने रिलेशन निकाला कि एंगल बी और एंगल डी इक्वल है, और इधर ये हमारा जो ट्राइंगल था वो कौन था, ये वाला ट्राइंगल ए ओ बी, और ये वाला कौन सा है, ट्राइंगल सी ओ डी। कॉरस्पॉन्डिंग के हिसाब से हमने लिखा है। तो अगर बी और डी इक्वल है तो यहाँ पर क्या बचा है, ए ओ बचा, और यहाँ पर सी ओ बचा। तो हम ए ओ या ओ ए कह सकते हो कि ओ ए इक्वल होगा ओ सी के, ठीक है। इसी तरह से एंगल ए और एंगल सी इक्वल है। तो अब यहाँ देखो, एंगल ए और एंगल सी इक्वल है, इक्वल वाले अगर हटा दो तो क्या बचा, ओ बी बचा और ओ डी बचा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ओ बी है वो इक्वल होगा ओ डी के, यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऐसे निकलेंगे कि जो इक्वल वाले एंगल हैं उनको अगर हटा दो तो क्या बचा, बी और डी इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल में से एक में से बी हटा दिया, एक में डी हटा दिया, तो हमारा ओ ए और ओ सी बचा। इसी तरीके से एंगल ए और सी इक्वल है, तो जब इस रिलेशन का यूज़ किया तो ए और सी हटा दिया, एक ट्राइंगल से ए चला जाएगा, दूसरे से सी चला जाएगा, तो ओ बी और ओ डी बचेगा। तो जो बच गया वो आपस में इक्वल होगा। हाँ, तो हमारा क्या रिलेशन निकल कर आया कि ओ ए और ओ सी इक्वल होगा, ओ बी और ओ डी इक्वल होगा। अगर ऐसा है तभी रेक्टेंगल बनेगा। तो रेक्टेंगल की कंडीशन हमको पता चल गई। अब ये बताओ कि अगर ओ ए और ओ सी इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि ये जो पूरी ए सी वाली लाइन है, ओ इसका मिड पॉइंट है, मतलब ओ क्या कर रहा है, इस ए सी वाले डायगोनल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा है, तभी तो ओ ए और ओ सी इक्वल आ रहा है। इसी तरह से दूसरे वाले रिलेशन में जो हमने देखा कि ओ बी और ओ डी इक्वल है, यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि ओ जो बी डी वाला डायगोनल है इसका मिड पॉइंट है, तभी तो ओ बी और ओ डी की लेंथ इक्वल है। इसका मतलब दोनों जो डायगोनल्स हैं वो बिल्कुल मिड में एक दूसरे को कट करेंगे, यानी ओ पॉइंट ऐसा होगा जो दोनों डायगोनल्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो ये चीज़ मैंने आपको समझा दी। अब जो नीचे लिखा है उसको पढ़ लेते हैं एक बार। हैंस ओ ए इक्वल ओ सी एंड ओ बी इक्वल ओ डी। तो यहाँ देखो डायरेक्ट आपको बता रहा है, मैंने उसके बैकग्राउंड में पूरी जो चीज़ें हैं वो आपको एक्सप्लेन कर दी कि ये दोनों आपस में इक्वल क्यों आ रहे हैं। सिंस दे आर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे निकालेंगे वो मैंने आपको बता दिया। सो ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी, ये मैंने बता दिया। दिस शोज दैट द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल ऑलवेज इंटरसेक्ट एट दियर मिड पॉइंट्स। तो यहाँ से हमको क्या पता चल गया कि जो डायगोनल्स है रेक्टेंगल के वो हमेशा इंटरसेक्ट करते हैं मिड पॉइंट पे, बिल्कुल बीचों बीच इंटरसेक्ट करेंगे। Therefore, to get a rectangle, the diagonal must be drawn so that they are equal and intersect at their midpoints. तो डिडक्शन 1 और 2 को मिलाकर हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमको रेक्टेंगल चाहिए तो डायगोनल जो आप ड्रॉ करो वो एक तो इक्वल लेंथ के हो, दूसरे वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हो मिड पॉइंट्स पे। When the diagonals cross at their midpoints, we say that the diagonals bisect each other. तो जब डायगोनल्स क्रॉस करते हैं मिड पॉइंट पे तो हम कहेंगे डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। बाइसेक्ट का मतलब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, यहाँ नीचे दिया भी हुआ है। Bisecting a quantity means dividing it into two equal parts. तो एक डायगोनल दूसरे को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो हम कह सकते हैं दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये एक डायगोनल है, ये दूसरा डायगोनल है। ये वाला डायगोनल कहेगा मैंने तुम्हारे दो टुकड़े कर दिया, ये कहेगा मैंने भी तो तुम्हारे दो टुकड़े कर दिए, तो दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। वेरीफाई दिस प्रॉपर्टी बाय कंस्ट्रक्टिंग सम रेक्टेंगल्स एंड मेजरिंग दियर डायगोनल्स एंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। अब इसको आप वेरीफाई कर सकते हो। कुछ रेक्टेंगल्स कंस्ट्रक्ट करो, उनके डायगोनल्स ड्रॉ कर लो, डायगोनल्स की लेंथ को मेजर कर लो, फिर उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पर आ रहा है वो मेजर कर लो, उससे आपको पता चल जाएगा। कैन द फॉलोइंग इक्वालिटीज बी यूज्ड टू एस्टैब्लिश दैट ट्रायंगल एओडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीओबी। अब ये जो इक्वालिटीज है जो ऊपर हमने फाइंड आउट की, इसका यूज करके हम ये एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि ट्रायंगल एओडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीओबी। पहले देखें दोनों ट्रायंगल है कहाँ। ट्रायंगल एओडी ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहा है, और दूसरा है सीओबी ये वाला ट्रायंगल। तो जो रिलेशंस हमने फाइंड आउट किए उसका यूज़ करके क्या हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो ट्रायंगल हैं ये भी कॉन्ग्रुएंट है। देखो ये वाला जो एंगल है एंगल ओ, ये इक्वल है। अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं तो बी सी और ए बी इक्वल होगा। हमने रिलेशन निकाला कि ओ ए और ओ सी इक्वल है, तो ये वाला जो ट्रायंगल है और ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें हमको एक एंगल इक्वल मिल गया और दो साइड्स इक्वल मिल गए। और हमने ये भी तो रिलेशन निकाला कि ओ डी और ओ बी इक्वल है, तो एक और साइड इक्वल आ गया। बेसिकली तीन साइड हमको इक्वल मिल गए। तो साइड 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 इस क्राइटेरिया से भी हम कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। अब यहाँ पर चीज़ें आप समझ तो गए होंगे क्या कैसे हमको निकालना है, लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो प्रॉपर आंसर कैसे लिख के दिखाओगे, चलो थोड़ा सा मैं आपको वो बता देता हूँ। इस बार इस रिलेशन के हिसाब से हम काम करेंगे, यानी जैसे हमको यहाँ बुक में दिया है इन दो ट्रायंगल्स का लेके, अब यहाँ पर मैं इन दो ट्रायंगल्स का यूज़ कर लेता हूँ और उससे सारी चीज़ें सॉल्व करेंगे, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि प्रॉपर आंसर आपको कैसे देना है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू डायगोनल्स, इसके रिलेशन को डिड्यूस करो,
तो कैसे करोगे, उसका आंसर कैसे दोगे? ये हमने रेक्टेंगल ABCD बना लिया और ये दोनों डायगोनल्स बना लिए। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O हो गया। हम इन दो ट्राइंगल्स को कंसीडर कर रहे हैं, तो ये वाला जो एंगल है ऊपर वाले ट्राइंगल में, यानी एंगल BOC, ये इक्वल होगा ये वाला जो एंगल है नीचे वाले ट्राइंगल में, एंगल AOD। बेसिकली दोनों O ही है, तो एंगल O इक्वल एंगल O हम कह सकते हैं। दूसरी बात, ये वाला जो साइड है और इसके सामने ये वाला साइड, ये रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स हैं, तो ये इक्वल हो जाएंगे। BC इक्वल AD, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल ABCD। तो एक एंगल मिल गया, एक साइड मिल गया, एक एंगल और मिल जाए तो एंगल साइड क्राइटेरिया का यूज करके हम दोनों को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। लेकिन वो दो एंगल कौन सा हम लें? तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे ये ऊपर वाला ट्राइंगल हम ले लेते हैं, तो चाहे ये वाला एंगल कंसीडर कर लो, चाहे ये वाला ले लो। चलो हम ये वाला एंगल ले लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं 1। अब नीचे वाले ट्राइंगल में कौन सा एंगल लेंगे? ये हमारी एक पैरेलल लाइन है BC वाली, ये है AD वाली। ये BD जो है वो ऐसे ट्रांसवर्सल की तरह वर्क कर रहा है, तो ये जो एंगल है इंटीरियर एंगल है, दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहा है। तो ये वाला एंगल और इधर जो एंगल बनेगा दूसरे साइड, अपोजिट साइड, ये इक्वल होगा। मतलब ये एंगल हमने ले लिया, तो अब ये वाला एंगल लेना है। तो ये एंगल कौन सा है? ये वाला है कि नहीं? इसको हम 2 नाम दे देते हैं। तो एंगल 1 और 2 इक्वल होगा, लेकिन हमको शो करना पड़ेगा कि कैसे आपने कह दिया। अब इस वाले को अगर हम एंगल 3 नाम दे दें, अब हम कंसीडर करते हैं रेक्टेंगल ABCD। तो इसके अंदर हम क्या कह सकते हैं? एंगल B इक्वल होगा 90 डिग्री, क्योंकि रेक्टेंगल के इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। तो एंगल ABCD ये सारे 90 डिग्री होंगे। अगर हम सिर्फ रेक्टेंगल की बात करें, यानी ये रेक्टेंगल की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो एंगल्स बनेंगे वो सारे के सारे 90 डिग्री होंगे। तो इस हिसाब से हमने ये कह दिया। अब एंगल B एंगल 1 और एंगल 3 को मिलाकर बनना है, तो हम क्या यहाँ से ये कह सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल एंगल B होगा, जो कि 90 डिग्री है। तो हमने 90 डिग्री कर दिया। अब यहाँ से एक रिलेशन हमारे पास आ गया है। अब दूसरा रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो एंगल 1 और एंगल 2 के बीच में रिलेशन हमको निकालना है। कोई ऐसा ट्राइंगल नहीं जिसके अंदर एंगल 1 भी आ रहा हो और 2 भी आ रहा हो। तो हम क्या करेंगे, 1 नहीं आ रहा है तो 3 आ रहा है, तो उससे काम बन जाएगा। 3 से रिलेशन मिल जाएगा, तो 3 और 1 का रिलेशन है, वहाँ से काम हो जाएगा। तो ऐसा ट्राइंगल हमारे पास है जिसके अंदर 3 और 2 आ रहा हो। कौन सा ट्राइंगल है वो? यही ABD वाला। थोड़ा अच्छा नहीं बना, लेकिन दिख रहा होगा आपको। तो अब आप लिखना इन ट्राइंगल ABD एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल A जो कि 90 डिग्री है, ये तीनों ट्राइंगल ABD के इंटीरियर एंगल्स हैं। तो इनका सम किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं? तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 2, 90 डिग्री उधर चला जाएगा, 180 से माइनस हो जाएगा, तो ये 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो एक रिलेशन हमारे पास यहाँ से ये आ गया। अच्छा, यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, एंगल 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री माइनस एंगल 3। इसी तरह यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, एंगल 2 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि बेसिकली 1 और 2 में रिलेशन हमको बताना है, तो 1 और 2 की वैल्यू हम निकाल लें। एंगल 2 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस एंगल 3, ये तो दोनों सेम आ गया। सो एंगल 1 इक्वल एंगल 2, और ब्रैकेट में लिख देना कि ये दोनों इक्वल हैं 90 डिग्री माइनस एंगल 3 के। तो एंगल 1 और एंगल 2 भी हमारा इक्वल आ गया। इसको थोड़ा सा हम हाईलाइट कर देते हैं, ये तो 2 एंगल इक्वल आ गया, एक साइड इक्वल आ गया। तो एंगल साइड क्राइटेरिया लग जाएगा कि नहीं, और उससे हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। दस बाई द एंगल साइड कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंस, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। लेकिन नाम क्या रखोगे? देखो, जो 1 वाला एंगल है ये 2 वाले एंगल के इक्वल है। अगर ट्राइंगल BOC की बात कर लें, ये जो ट्राइंगल है हमारा, इसमें जो एंगल 1 है वो एंगल B के बराबर है। अब आप कहोगे 1 मिनट, अभी ऊपर हमने रिलेशन निकाला कि एंगल B एंगल 1 और एंगल 3 को मिलाकर बनना है, इसका सम है। अब यहाँ कह रहे हैं कि एंगल B एंगल 1 के बराबर है, ये क्या कहानी है? तो बात ये है कि एंगल B किसके अंदर आप देख रहे हो, ऊपर जो रिलेशन हमने निकाला कि एंगल B इक्वल एंगल 1 प्लस एंगल 3, वो रेक्टेंगल में रिलेशन था। अब हम सिर्फ ट्राइंगल को कंसीडर कर रहे हैं। चलो दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ा सा। ये हमारा रेक्टेंगल है कि नहीं, ABCD, इसमें ये एंगल आपका 90 डिग्री है कि नहीं? इधर से हमारा ऐसे डायगोनल जा रहा था, इसको हमने एंगल 1 कह दिया, इसको एंगल 3 कह दिया। तो इस रेक्टेंगल के हिसाब से तो हमारा रिलेशन ये है कि एंगल B इक्वल एंगल 1 प्लस एंगल 3। लेकिन अगर हम ये ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं एंगल BOC, तो इसमें जो ये एंगल है ये एंगल B होगा कि नहीं? ये वाला जो इतना एंगल है ये एंगल 1 ही तो था रेक्टेंगल के अंदर, क्योंकि इसके अंदर से हमने सिर्फ ट्राइंगल वाला पोर्शन निकाल लिया।
अब रेक्टेंगल पूरा भूल जाओ, सिर्फ इस ट्राइंगल पे फोकस करो जितना मैंने ड्रॉ किया है BOC। तो इसके अंदर ये कॉर्नर जो एंगल है इसको आप एंगल B ही तो कहोगे, और वो यहाँ पर रेक्टेंगल के अंदर वही था जो एंगल 1 था। तो रेक्टेंगल के अंदर जो एंगल 1 था ट्राइंगल के अंदर वही एंगल B है। तो किस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं उस हिसाब से उसकी वैल्यू चेंज होती है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना। अब सिर्फ ट्राइंगल पे हम फोकस कर रहे हैं तो वहाँ पर जो एंगल 1 है वो एंगल B के बराबर है। अब यहाँ पर एक रफ में रिलेशन आपको बता रहा हूँ समझाने के लिए कि एंगल 1 जो कि ट्राइंगल BOC के अंदर एंगल B है ये इक्वल होगा, ये जो एंगल 2 है रेक्टेंगल के अंदर वो ट्राइंगल AOD के अंदर एक्चुअल में एंगल D है। सिर्फ ट्राइंगल पे आप फोकस करो तो D वाला जो कॉर्नर पे एंगल बनना है वो एंगल 2 ही तो है। तो 1 और 2 इक्वल है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं एंगल B और एंगल D इक्वल है। O और O तो इक्वल है ही, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। एंगल A एंगल C के इक्वल होगा, एंगल O का भी लिख देते हैं चलो। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, एंगल AOB, A को हमने पहले लिखा तो दूसरे वाले ट्राइंगल के अंदर C को पहले लिखेंगे, फिर हमने O लिखा तो यहाँ पर O लिख देंगे, फिर पहले वाले ट्राइंगल में लास्ट में B आ रहा है तो B और D इक्वल है तो दूसरे वाले ट्राइंगल के अंदर लास्ट में D आएगा। तो ये हो गया। तो कहाँ से आया रिलेशन मैंने आपको बता दिया, हालांकि पहले भी समझाया था। ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD, ये हम कह सकते हैं। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम कह सकते हैं OA और OC इक्वल होगा, OD और OB इक्वल होगा। हैंस OA इक्वल OC एंड OB इक्वल OD। तो अगर OA और OC इक्वल है तो इसका मतलब AC वाला जो डायगनल है उसके बिल्कुल मिडिल में O आ रहा होगा। इसी तरह से अगर हम कह रहे हैं कि OB और OD इक्वल है, इसका मतलब BD वाला जो डायगनल है उसमें O बिल्कुल मिडिल में आ रहा होगा, यानी O हमारा मिड पॉइंट है दोनों ही डायगनल का। सो O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। तो इन दोनों डायगनल का मिड पॉइंट है O। अब एक फाइनल लाइन आपको लिखना है, दिस शोज दैट द डायगनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल ऑलवेज इंटरसेक्ट एट दियर मिड पॉइंट। तो ये प्रॉपर इस तरह से आपको आंसर देना है अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो। वहाँ पर मैंने समझाया था, लेकिन क्योंकि बुक के अंदर एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट भी था तो आप आंसर ना समझ पाते कि आंसर देना कैसे है। यहाँ मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बता दिया। तो हमारा जो क्वेश्चन था व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू डायगनल्स, उसका आंसर ये हो गया कि द डायगनल्स ऑफ रेक्टेंगल ऑलवेज इंटरसेक्ट एट दियर मिड पॉइंट, कि वो पॉइंट दोनों डायगनल का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो डिडक्शन 2 हमारा हो गया। डिटेल में सारी चीज़ों की बात हुई है, इसलिए वीडियो बड़ी बन गई है। तो लेंथ ना देखो बल्कि कंटेंट देखो कि क्या चीज़ें मैंने बताई हैं, उसके लिए टाइम रिक्वायर था कि नहीं। तो आज के इस सेशन के अंदर बस यहीं तक रखते हैं। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेस कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।